दोस्तों, आपने राजा विक्रम और बेताल का सीरियल तो जरूर देखा होगा। यार, वो भी क्या दिन थे बचपन के। माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाना और आराम से टीवी के सामने बैठकर ये सीरियल देखना। दोस्तों, उस समय मुझे केवल यही लगता था कि सिर्फ एक ही बेताल होता है, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। क्योंकि जब से मैंने आप लोगों को कहानियां सुनाना शुरू किया है, तब से मुझे पता चला कि बेताल भी कई तरह के होते हैं। जैसे अगिया बेताल, वीर बेताल, उग्र शमशानिक बेताल, ब्रह्म बेताल और भी कई तरह के बेताल होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्म बेताल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसको मैं कहानी का स्वरूप देकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। ये कहानी 27 साल पहले छत्तीसगढ़ में बसे पिपरा गांव की है, जहां 25 साल का एक गरीब लड़का चंदन अपनी छोटी बहन रेखा के साथ रहता था। रेखा की उम्र 22 साल थी और 10 साल पहले ही दोनों के माता पिता एक लाइलाज बीमारी के कारण इस दुनिया से चल बसे थे। और उसके बाद से ही चंदन अपनी बहन का ख्याल रखता था। वो तो शुक्र है कि इस गांव में उनका खुद का एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। रेखा घर पर ही रहकर सिलाई बुनाई का काम करके चंद पैसे कमा लिया करती थी। और उसका भाई चंदन, वो भी अपने घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर बाजार में कपड़े की दुकान में काम करता था। और ऐसे ही दोनों भाई बहनों की जिंदगी बीत रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन चंदन को गांव के बड़े बुजुर्ग उसे अक्सर समझाते थे कि बेटा, अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, तो कहीं अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दो। चंदन उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बहन की शादी कर सके, और अच्छा लड़का ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। इस तरह कई रोज बीत गए। लेकिन एक शाम उस गांव का जमींदार टहलने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ा। साथ में उसके कुछ मुस्टंडे भी थे। टहलते वक्त जमींदार की नजर रेखा पर पड़ी, जो कि तालाब से पानी भर रही थी। रेखा को देखकर एक पल के लिए जमींदार वहीं ठहर गया और उसको बड़े गौर से देखने लगा, क्योंकि रेखा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जैसी उसकी सूरत वैसी ही उसकी सीरत भी थी। लेकिन जमींदार निहायती कमीना और दिलफेक किस्म का आदमी था, क्योंकि वो हर किसी की बहन बेटी पर गंदी नजर डालता था। तभी उसने अपने एक मुस्टंडे से पूछा कि ये लड़की कौन है। तब उसने कहा, मालिक, ये चंदन की छोटी बहन है, जिसके माता पिता कई साल पहले गुजर चुके हैं, और अब ये दोनों भाई बहन ही अकेले रहते हैं। उसने कुछ सोचा और कहा, ठीक है। और ये कहकर वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब जमींदार को रात को बेचैनी होने लगी, क्योंकि बस उसके दिमाग में रेखा का ही चेहरा घूम रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो कैसे भी करके वो रेखा को अपने बिस्तर पर लाकर ही रहेगा। दूसरे दिन जमींदार ने अपने कुछ मुस्टंडों को चंदन के पास भेजा और कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ चंदन नाश्ता करके बस दुकान की तरफ जाने वाला था कि तभी उन मुस्टंडों ने चंदन से कहा कि जमींदार साहब ने तुम्हें बुलाया है। ये सुनकर चंदन थोड़ा हैरान हो गया कि आखिर जमींदार ने मुझे क्यों बुलाया। उसने अधूरा नाश्ता छोड़ा और जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। घर पर पहुंचने के बाद जमींदार ने कहा, अरे चंदन बेटा, आओ, कैसे हो तुम? चंदन ने कहा, मैं तो ठीक हूं जमींदार साहब, आप बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? पहले तो जमींदार बोलने से कुछ हिचकिचा रहा था, फिर उसने कहा, देखो चंदन, तुम्हारी बहन अब जवान हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बहन की कहीं शादी करा दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन पसंद आ गई है और अब मैं तुम्हारी बहन को अपने पास रखना चाहता हूं। ये सुनकर चंदन ने कहा, अरे जमींदार साहब, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारी तो पहले ही शादी हो चुकी है और तुम पहले अपनी उम्र तो देखो। ये सुनकर जमींदार गुस्से में बोला, अबे साले फकीर, चल ठीक है, तू अपनी बहन की शादी मुझसे मत करा, लेकिन कम से कम अपनी बहन को
एक रात के लिए मेरे पास तो भेज दे। और ये कहकर वो अपने सीने पर हाथ फेरने लगा। ये सुनकर चंदन को गुस्सा आया और उसने उछलकर जमींदार का गिरेबान पकड़कर कहा, अपनी हद में रह जमींदार, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंदन का ये कहना ही था कि तभी जमींदार का एक मुस्टंडा चंदन के पीठ पर लाठी से एक जोरदार वार करता है और इसके बाद उन लोगों ने मिलकर चंदन को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया और वापस उसके घर के बाहर फेंक आए। रेखा जब घर के बाहर निकली तो अपने भाई की यह हालत देखकर घबरा गई। किसी तरह वो उसे लेकर कमरे में गई और हल्दी गर्म करके उसके पूरे शरीर पर लगाया। 3 दिनों तक उसका भाई वैसे ही बेहोश था। उसके बाद चंदन ने रेखा को पूरी बात बताई। अपने भाई की बात सुनकर उसको भी हैरानी हुई, लेकिन वो बहुत गरीब थे और वैसे भी वो कर क्या सकते थे, क्योंकि जमींदार के खिलाफ जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और चंदन भी पूरी तरह से ठीक हो गया। चंदन ने कहा कि अब मुझे काम पर जाना चाहिए। बहन, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। इसके बाद चंदन अपने काम पर निकल गया, लेकिन जब वो रात को घर आया तो देखा कि पूरे घर में उसकी बहन कहीं भी नहीं है और उसके घर का दरवाजा भी टूटा हुआ था। उसने आसपास भी देखा, लेकिन उसकी बहन कहीं पर भी नहीं मिली। उसने पड़ोस के लोगों से पूछा तो जो पड़ोसियों ने उसे बताया, उसे सुनकर वो पूरी तरह से हैरान, परेशान और गुस्से से भर गया था। उन्होंने बताया कि जमींदार के कुछ गुंडे तुम्हारी बहन को उठाकर ले गए हैं। ये सुनकर वो भागते भागते जमींदार के घर पर पहुंचा, लेकिन जमींदार के गुंडों ने उसे घर के बाहर ही पकड़ लिया और उसके सामने ही जमींदार ने उसकी बहन की इज्जत लूट ली। और बेचारा चंदन वो मंजर देखकर अंदर ही अंदर गुस्से और दर्द में तड़पता रहा। फिर जमींदार ने कहा, इस साले को इतना मारो कि ये अधमरा हो जाए और इसे जंगल में फेंक दो। इसके बाद उन लोगों ने वैसा ही किया और चंदन को अधमरा करके जंगल में फेंक दिया। चंदन जंगल में ही पड़ा रहा। तभी उसी रात एक आदमी वहां से गुजर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि पाताली अघोरी था। अघोरी ने जब चंदन को ऐसे पड़े हुए देखा तो वो उसे उठाकर पास के ही शमशान में ले गया, जहां पाताली अघोरी का निवास स्थान था। अघोरी ने उसे कुछ जड़ी बूटियां पिलाई और उसके पूरे शरीर पर जड़ी बूटियां लगा दी, जिसके कुछ दिनों के बाद वो होश में आया और उठते ही वो अपनी बहन का नाम ले लेकर पुकारने लगा। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो वो अपने आप को शमशान में पाता है और ठीक उसके सामने एक चिता जल रही थी, जिसके ठीक बगल में वही अघोरी खड़ा था। किसी तरह खड़ा होकर चंदन अघोरी के पास गया और बोला, बाबा, मैं कहां पर हूं और आप कौन हैं? तब पाताली अघोरी ने कहा, तुम शमशान में हो, जहां हर एक इंसान को अंत में यही आना पड़ता है। तो चंदन ने कहा, बाबा, मुझे अपनी बहन को बचाना ही होगा, मैं जा रहा हूं। ये कहकर वो तुरंत शमशान से निकलकर सीधा पुलिस थाने गया और उसने जमींदार के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा कि जमींदार ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। ये सुनकर वहां का दरोगा बोला, अबे साले, औकात में रहकर बात कर। तुझे पता है कि तू किसके खिलाफ FIR करा रहा है? रुक साले, अभी तुझे बताता हूं। इतना कहकर उसने एक सिपाही से कहा, इस साले को जेल में डालो, और दूसरे सिपाही को कहा, तुम जमींदार को यहां बुला कर लाओ। थोड़ी देर के बाद जमींदार पुलिस थाने में पहुंच चुका था और जब उसने जेल में चंदन को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। तो दरोगा ने कहा, अरे जमींदार साहब, ये साला आपके खिलाफ FIR लिखवाने आया था और कह रहा है कि आपने इसकी बहन की इज्जत लूटी है और उसे अगवा कर लिया है। ये सुनकर जमींदार दरोगा से बोला, अरे दरोगा जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे पूरा गांव जानता है कि ये अपनी बहन से धंधा करवाता है। ये सुनकर चंदन जेल से ही चिल्लाकर बोला, साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर दरोगा ने चंदन को जोर से डांट लगाई और चंदन चुप हो गया। फिर आगे जमींदार ने कहा, उसकी बहन शुरू से ही बदचलन थी। अरे भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ और ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है।
अगर दरोगा जी आपको यकीन ना हो तो आप मेरे घर पर छानबीन कर सकते हैं। ये सुनकर दरोगा ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं जमींदार साहब, मुझे तो आप पर यकीन है, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप परेशान मत होइए, आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। बाकी इस हरामजादे को तो मैं संभालता हूँ। मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि दोबारा ये ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसके बाद दरोगा ने जेल का लॉकर खुलवाया और अपने हाथ में एक मोटा डंडा लेकर चंदन की खूब पिटाई की। चंदन बेचारा जो पहले से ही घायल था, उस दरोगा ने उसे मार मार कर और अधमरा कर दिया था। दरोगा ने उसे 2-3 दिनों तक जेल में रखा। फिर दरोगा ने कहा, मैं तुझे अब छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे से कभी भी ऐसी हरकत की ना तूने तो इस बार जान से मार दूंगा। इसके बाद चंदन शाम के वक्त गांव के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। वो बस अपनी बहन को किसी तरह ढूंढना चाहता था। तभी उसे वही अघोरी मिले और बोले, बेटा तू यहाँ पर क्या कर रहा है और तेरी इतनी बुरी हालत फिर से कैसे हो गई। ये सुनकर चंदन बुरी तरह से रोने लगा। फिर चंदन ने अघोरी से शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात बताई। चंदन की पूरी बात सुनकर अघोरी ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ शमशान में चलो। चंदन भी चुपचाप उठकर अघोरी के साथ शमशान में चला गया। अघोरी ने उसे कुछ फल खाने को दिया और कहा कि अगर तुम अपनी बहन को ढूंढना चाहते हो और उस जमींदार से बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा जिसे सिद्ध करके तुम अपनी बहन को भी ढूंढ सकते हो और उस कमीने जमींदार से बदला भी ले सकते हो। ये सुनकर चंदन ने कहा, बाबा मैं कुछ भी करके अपनी बहन को ढूंढना चाहता हूँ। फिर पाताली अघोरी ने कहा, देखो ये साधना बहुत ही खतरनाक है और अगर तुमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो चंदन ने कहा, बाबा मेरी बहन के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। अगर साधना के दौरान मेरी जान भी चली गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपनी बहन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फिर अघोरी ने कहा, ठीक है, जिस साधना के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं उस साधना का नाम है ब्रह्म बेताल साधना। ब्रह्म बेताल की मदद से तुम दुनिया के नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकते हो। ब्रह्म बेताल एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को उसके भूत और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकती है। तुम जो चाहो उससे जान सकते हो। साथ ही ये सभी बेताल से सर्वशक्तिमान होता है। इसकी मदद से तुम अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ सकते हो। साथ ही तुम उस जमींदार से भी अपना बदला ले सकते हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है ब्रह्म बेताल। इस साधना के संपन्न होने के बाद संसार का ऐसा कोई भी काम नहीं है, केवल मृत्यु को छोड़कर, जो कि साधक बेताल से न करवा सके। अब मैं तुम्हें इसके कुछ नियम और कुछ शर्त बताता हूँ। बेताल कोई भी चीज को उठाकर साधक के पास ला सकता है, चाहे वो कितना ही भारी क्यों ना हो। बिना मौसम के फल तुम उससे मंगवा सकते हो और दुनिया की कोई भी खबर लाकर वो साधक को दे सकता है, चाहे वो विदेश की ही क्यों ना हो। ये साधना बहुत ही उग्र और डरावनी है। इसको करने वाला साधक सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, साहसी और निडर हो, वही इसे कर सकता है। क्योंकि कमजोर दिल वाला इसे करने की कोशिश कभी भी अगर करे तो वो भाई वो जान से ही जा सकता है। क्योंकि कमजोर दिल वाला आदमी जब बेताल उनके सामने आएगा ना तो वो वहां से उठकर भागने वाला नहीं होना चाहिए, वरना साधक के प्राण तो जाने का भय रहता ही है, या वो कम से कम पागल तो हो ही जाता है। रविवार या मंगलवार को पंचांग में शुभ मुहूर्त देख करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद तुमको शमशान जाना है और जलती हुई चिता के पांव की तरफ खड़ा हो जाना है और नमस्कार करना है। फिर 7 बार प्रदक्षिणा करनी है और बेताल को निमंत्रण के लिए 5 बूंदी वाले लड्डू, 7 लौंग, 7 छोटी इलायची, 1 कलावे का जोड़ा और 1 पौवा देसी शराब, 1 जोड़ा साबुत सुपारी, कच्चे चावल जिनमें हल्दी लगी हो, ये बेताल के आवाहन के लिए चिता के पास सिरहाने की ओर रखना है। फिर बेताल का आवाहन करना है और साधना के लिए तुमको जलती हुई चिता में से एक अस्थि नमस्कार पूर्वक
अपने साथ लेकर पहले उसे शराब से स्नान कराना है, फिर एक जोड़ा भुनी हुई मछली जिनका आकार छोटी उंगली जैसा हो एक दोने में रख देना है और शराब का छींटा उस दोने पर और शव के ऊपर मार देना और बेताल के भोग के लिए उसे वहीं छोड़ देना। पहले दिन जब तुम शव की अस्थि लेकर के आओगे तो जो मछली और शराब का भोग जहां से तुमने ये अस्थि ग्रहण की होगी वहां देना होगा। दूसरे दिन से वो भोग जाप के उपरांत तुमको शमशान में ही किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे देना है। फिर अस्थि को एक साफ लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर से कलावा बांधते हुए बंधन मंत्र से उस अस्थि को बांधना है। फिर उस अस्थि को साथ लेकर तुमको भगवान शिव के मंदिर जाना है। आधी रात में भगवान शिव के मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा करनी है। फिर गणेश पूजन करके उसके बाद गुरु मंत्र की 5 माला तुमको जाप करना है और उसके उपरांत मंदिर में ही किसी एकांत कोने में आसन बिछाकर उस अस्थि को अपने आसन के नीचे रख लेना है और उस आसन पर बैठने से पहले तुमको रक्षा मंत्र से एक खुला घेरा लगाना है। इस साधना में जो वस्त्र होंगे वो बिना सिले हुए वस्त्र होंगे और वो भी वस्त्र काले रंग के होने चाहिए। और हाँ, एक छोटे वस्त्र से सिर भी ढककर रखना होगा। शमशान में प्रतिदिन तुमको 2 भुनी हुई छोटी मछली जिस पर नमक और हल्दी लगानी है और थोड़ी सी शराब किसी भी पात्र में रखकर शमशान में पीपल का पेड़ हो या वट का पेड़ हो उसके नीचे रख देनी है और बेताल के लिए दीपक जलाना है। ये दीपक तिल के तेल का होना चाहिए। जाप करने के बाद वो अस्थि उठाकर जिस पेड़ के नीचे तुम दीपक जलाओगे प्रतिदिन तुमको शमशान में उसके ऊपर ही कहीं सुरक्षित रख देनी है। फिर बेताल को भोग देना है। इस प्रकार ये क्रम चलेगा। दूसरे दिन वहीं से अस्थि को उठाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और तुमको जाप करना है। आमतौर पर दूसरे से तीसरे दिन बेताल साधक से संपर्क करने की कोशिश करने लग जाता है। वो भी बिल्कुल भयानक रूप से और हाहाकार मचा देता है। उस अवस्था में साधक को डरना नहीं चाहिए जब तक वो मंत्रों से सुरक्षित है। उसकी साधना से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पहले दिन साधक को सपने में बेताल आकर मिलेगा, लेकिन वो अपने वास्तविक रूप में नहीं होगा। वो उग्र रूप में भयानक जानवरों, भयानक आकृति या किसी ऐसी भयानक रूप में आपको सपने में दिखाई देगा और ऐसे ऐसे डरावने सपने दिखाएगा जिससे साधक पहले ही दिन सारी साधना छोड़कर भाग जाए। और यही काम लगातार 41 दिन तक चलेगा और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बना करके, पशु पंछियों के रूप बनाकर और विचित्र रूप से बेताल साधक को डराने की पूरी कोशिश करेगा और ये पूरा प्रयास करेगा कि साधक की साधना भंग हो जाए। इस क्रिया के अंत में जो अंतिम सप्ताह होगा अपनी तरफ से बेताल डराने की पूरी कोशिश करेगा। अगर साधक नहीं डरेगा तो अंतिम दिन बेताल उग्र रूप को या भयानक रूप को त्याग कर साधक के सामने सौम्य रूप में प्रकट होगा और साधक से वचन मांगने को कहेगा। ये एक ऐसा अवसर होता है कि आपकी सारी साधना का फल उन्हीं कुछ पलों के ऊपर निर्भर करता है। अगर साधक भयभीत हो गया और वचन नहीं मांगा तो बेताल चला जाएगा और फिर दोबारा कभी भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम बेताल साधना के लिए अस्थि लेने के लिए जाओगे उससे एक दिन पहले तुमको कच्चा चावल हल्दी लगाकर शमशान में निमंत्रण के लिए रख कर आना पड़ेगा। साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार का अहंकार मन में मत लाना और दूसरों पर हवा करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करना, वरना तुम्हारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद चंदन ने कहा, समझ गया बाबा, लेकिन ये काम तो करेगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? तो अघोरी ने कहा, तुम्हें मूर्ख बनाकर मुझे क्या मिलेगा? तुम अपना दुख लेकर मेरे पास आए हो और मैंने तुम्हारे दुख का समाधान बताया। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम ये साधना मत करो। इसके बाद चंदन ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है बाबा, मैं ये साधना करने के लिए तैयार हूँ। और फिर कुछ ही दिनों के बाद जैसा जैसा पताली अघोरी ने बताया था, चंदन ने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। ये साधना तो 41 दिनों की थी,
लेकिन उसको साधना करते करते 35 दिन हो चुके थे। और इस बीच चंदन ने कई अजीब चीजें महसूस की, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो साधना करता रहा, लेकिन 35 दिनों के बाद जैसा अघोरी ने बताया था कि बेताल अपनी पूरी कोशिश करेगा कि साधक अपनी साधना को छोड़ दे। जब वो 38वें दिन अपनी साधना में लीन था, तब चंदन को अपनी बहन रेखा की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो चंदन से बस यही कह रही थी, भैया आप मुझे बचा लो, वरना ये जमींदार मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं किसी तरह उसके चंगुल से भागकर यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर चंदन को एक पल के लिए हैरानी हुई और वो अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे पताली अघोरी की आवाज आई। रुको चंदन, ये तुम्हारी बहन नहीं है, ये बेताल की ही चाल है। अगर तुम अपने स्थल से उठ गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अघोरी उसके सामने या उसके आसपास नहीं था, बल्कि पताली अघोरी ने अपनी शक्तियों की मदद से दूर से ही चंदन की मदद की थी। चंदन ने जब अपने आसपास देखा तो पताली अघोरी कहीं भी नहीं दिखा। चंदन को केवल बस अघोरी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। चंदन समझ गया कि अघोरी भी उसकी मदद कर रहे हैं, इसलिए वो वापस से अपने साधना स्थल पर बैठकर मंत्र जाप करने लगा। इसी तरह ब्रह्म बेताल चंदन की साधना भंग करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता रहा, लेकिन आखिरी दिन यानी कि 41वें दिन चंदन को अपनी बहन की कटी फटी लाश ठीक उसके सुरक्षा घेरे के बगल में पड़ी हुई मिली। ये देखकर चंदन का दिल बैठ गया और वो अपने साधना स्थल से उठने ही वाला था कि तभी उसे अघोरी की बात याद आई कि बेताल तुम्हारी साधना भंग करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ब्रह्म बेताल उसकी बहन का रूप लेकर उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि बेताल जानता था कि वो ये साधना केवल अपनी बहन के लिए ही कर रहा है। इसके बाद चंदन ने अपने मन को किसी तरह काबू किया और फिर से अपनी साधना में लीन हो गया। जब उसका मंत्र जाप पूरा हो गया तो भी उसके सामने बेताल प्रकट नहीं हुआ। चंदन को लगा कि शायद साधना के दौरान उससे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन दूसरी तरफ फिर उसको ख्याल आया कि अगर मुझसे कोई गलती हुई होती या तो मैं मर गया होता या फिर मुझे ब्रह्म बेताल कोई नुकसान पहुंचाता। तभी थोड़ी देर के बाद उसको अपने सामने एक धुआं सा उठने लगा और उसके सामने एक भयानक शख्स खड़ा हो गया। ये देख चंदन का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह मन को काबू किया और बोला, तुम कौन हो? तब उस शख्स ने कहा, मैं ब्रह्म बेताल हूं और तुमने अपनी साधना को बखूबी पूरा कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मेरे कुछ वचनों को पूरा करोगे। ये सुनकर चंदन ने कहा, ठीक है, तुम अपने वचनों को बताओ। तो बेताल ने कहा, मेरा पहला वचन ये है कि तुम मुझे कितने समय के लिए अपने काबू में करना चाहते हो। ये सुनकर चंदन कुछ सोचने लगा और फिर उसने कहा, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। बेताल ने कहा, ठीक है, अब मेरा दूसरा वचन ये है कि जब भी तुमको मुझे बुलाना होगा तो तुम हमेशा पवित्र रहोगे, क्योंकि अगर तुम नापाक या फिर अपवित्र रहोगे तो तुम मुझे चाहे जितनी आवाज दोगे, मैं तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो पाऊंगा और ना ही मैं तुम्हारी किसी भी तरह की मदद कर पाऊंगा। चंदन ने दूसरा वचन भी मान लिया। इसके बाद बेताल ने अपना तीसरा और आखिरी वचन बताया, तुम मुझसे कोई भी गलत कार्य नहीं करा सकते, लेकिन हाँ, जो चीज जायज है, अगर मुझे उसमें किसी को जान से मारना भी पड़ेगा तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। ये सुनकर चंदन ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे सारे वचन मंजूर हैं। लेकिन चंदन ने भी कहा कि मेरी भी एक शर्त है, और वो ये कि जब भी मैं तुम्हें अपने सामने प्रकट करने के लिए बोलूंगा तो तुम इस भयानक रूप में मत आना। तो बेताल ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। इसके बाद बेताल ने कहा, बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तो चंदन ने कहा कि मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी बहन कहाँ पर है और किस हालत में है? चंदन के इतना कहते ही बेताल वहां से गायब हो गया और करीब आधे घंटे के बाद वो चंदन के सामने प्रकट हो गया। बेताल कहने लगा कि तुम्हारी बहन रेखा यहाँ से दूर
एक शहर के वेश्यालय में है, यानी कि रेड लाइट एरिया। ये सुनकर चंदन बिल्कुल हैरान हो गया और उसने बेताल से पूछा कि ये सब कैसे हुआ और मेरी बहन वहां पर कैसे पहुंच गई। तो बेताल ने जो उसे बताया वो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। बेताल ने बताया, जब जमींदार ने तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन की इज्जत लूट ली थी तो उसके बाद उसने कई बार उसके जिस्म को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया, और जब उसका मन भर गया तो एक दलाल की मदद से अच्छे खासे रकम लेकर तुम्हारी बहन को बेच दिया। तुम्हारी बहन हर रोज इस आस में रहती है कि मेरा भाई मुझे बचाने के लिए एक दिन जरूर आएगा। ये सुनकर चंदन ने बेताल से कहा कि मैं सबसे पहले उस कमीने जमींदार को जान से मारना चाहता हूँ। तो बेताल ने कहा, ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि तुम कहीं से भी गलत नहीं हो। दूसरे दिन रात को जमींदार जब अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था तब बेताल की मदद से चंदन भी उसके कमरे में आ गया था। चंदन के हाथ में एक धारदार चाकू था। बेताल चंदन के बगल में ही खड़ा था और चंदन जमींदार के सिरहाने पर खड़ा था। अचानक चंदन ने जमींदार के मुंह पर हाथ रखा तो जमींदार ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। जमींदार चंदन को अपने सामने देखकर बिल्कुल हैरान परेशान हो गया था। चंदन ने केवल उससे यही कहा, जमींदार, आज तेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तूने मुझसे पंगा ले लिया। इतना कहकर चंदन ने जमींदार के गले पर वही धारदार चाकू से उसके गले को रेत दिया। जमींदार के गले से लगातार खून का गरम गरम फव्वारा निकलने लगा और उसका जिस्म एक तरफ तड़प रहा था। ये देखकर चंदन के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था और थोड़ी ही देर के बाद उसके सामने जमींदार का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। इसके बाद चंदन बेताल की मदद से उसके घर से निकल गया। दूसरे दिन जमींदार की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि आखिर इतने पहरेदार होने के बाद भी जमींदार का कत्ल कैसे हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन दूसरी तरफ चंदन आराम से अपने घर पर बैठा था और अब आगे उसे क्या करना है वो बेताल से इसके बारे में बात कर रहा था। चंदन ने बेताल से कहा, मुझे जल्द से जल्द अपनी बहन को उस नर्क से बाहर निकालना है। तो बेताल ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा। उसके हाथ पकड़ते ही बेताल उसे उस शहर के रेड लाइट एरिया के बाहर पहुंचा देता है। चंदन ने बेताल से कहा कि यहाँ से मैं अकेले संभाल लूंगा, अगर कोई मुसीबत हुई तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा और तुम मुझे बचा लेना। बेताल ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से गायब हो गया। चंदन उस रेड लाइट एरिया की गली में दाखिल हो गया। गली के अंदर जाते ही कई सारी लड़कियां घर के बाहर बैठी हुई नजर आ रही थी जो उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी, लेकिन चंदन को उस घर की तलाश थी जो लाल रंग का रंगा था। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक बहुत बड़ा मकान दिखा जो कि लाल रंग से रंगा हुआ था। उसके बाहर दो मुस्टंडे खड़े हुए थे। पहले उन्होंने चंदन को ऊपर से नीचे देखा और कहा, क्यों बे, यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा, अरे भाई, तुम्हें तो पता है ना कि यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, तो बस मैं भी उसी के लिए आया हूँ। तो उसमें से एक ने कहा, यहाँ पर केवल अमीर लोग आते हैं और तुझे देखकर तो लगता है कि साले तू फकीर है। जा, इस गली में तुझ जैसों के लिए ना बहुत सारी लड़कियां पड़ी हैं। ये सुनकर चंदन ने अपने जेब से पैसों की मोटी गड्डी निकाली, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो गए। चंदन ने कहा, तुम भाई मुझे गरीब समझ रहे हो लगता है, लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ। वो तो मैंने अपना होलिया फकीरों वाला बना रखा है ताकि कोई मुझे पहचान न ले। चंदन मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि बेताल ने पहले ही उसके जेब में नोटों की गड्डी रख दी थी। इसके बाद दोनों ने उसे अंदर जाने के लिए कहा। अंदर जाते ही सामने एक मोटी सी औरत बैठी हुई थी। चंदन ने मन में सोचा, शायद ये इस कोठे की मालकिन है। उसका नाम मीराबाई था। मीराबाई ने जब चंदन को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे अरे, ये फकीर को किसने अंदर आने दिया? उसने इतना बोला ही था कि चंदन ने अपने जेब से नोटों की गड्डी उसके सामने पटक दी। ये देखकर मीराबाई हैरान थी। उसकी आंखों में एक अलग सी ही चमक आ गई। दोस्तों, अच्छे खासे लोग ना पैसों की चमक से अंधे हो जाते हैं,
और वो आपकी नहीं बल्कि आपके पैसों की इज्जत करने लगते हैं। तो मीराबाई ने चंदन से कहा, अरे माफ करिएगा हुजूर, मैंने आपको गलत समझा। ये मीराबाई आपकी क्या मदद कर सकती है? तो चंदन ने कहा, देखो मीराबाई, मेरा ताल्लुक बहुत बड़े घराने से है, लेकिन मैंने ये फकीरों वाला हुलिया जानबूझकर बना रखा है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ये सुनकर मीराबाई ने कहा, जी जी, आप बस 2 मिनट रुकिए। इसके बाद मीराबाई वहां से चली गई और थोड़ी ही देर के बाद उसने चंदन को एक कमरे में आने का इशारा किया। चंदन ने देखा कि उस कमरे में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां एक कतार में खड़ी हुई हैं। इसके बाद मीराबाई ने कहा, हुजूर, आपको जो भी लड़की पसंद है आप इसमें से चुन लीजिए। लेकिन चंदन की नजर केवल अपनी बहन को ही ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा कि सबसे आखिर में उसकी बहन रेखा नीचे सर करके खड़ी हुई थी। चंदन ने रेखा की तरफ इशारा किया और मीराबाई से कहा, मुझे वो लड़की पसंद है। ये देखकर मीराबाई ने कहा, अरे वाह हुजूर, आपकी पसंद तो सचमुच बहुत अच्छी है। उसने फिर ताली बजाई और रेखा को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां वहां से चली गई। मीराबाई ने रेखा से कहा, सुन लड़की, हमारे हुजूर को आज पूरी तरह से खुश कर देना। रेखा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसने सर ऊपर करके नहीं देखा कि आखिर वो इंसान था कौन। इसके बाद रेखा उसको एक कमरे में लेकर गई और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। तभी चंदन ने कहा, रेखा। वो आवाज सुनकर रेखा ने जब सिर उठाया तो देखा कि उसका भाई चंदन उसके सामने खड़ा हुआ है। ये देखकर रेखा अपने भाई को गले से लगाकर रोने लगी। चंदन भी अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगे। चंदन ने अपनी बहन से कहा, तू चिंता मत कर मेरी बहन, अब ये तेरा भाई आ चुका है। तो रेखा ने कहा, भैया, यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक है, आप मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे? तब चंदन ने ब्रह्म बेताल को अपने सामने जाहिर किया और बेताल से कहा, हम दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन रेखा चंदन को देख रही थी कि वो किससे बात कर रहा है, क्योंकि चंदन के सिवा बेताल को और कोई भी नहीं देख सकता था। चंदन ने रेखा से कहा, बहन, अपनी आंखें बंद करो। रेखा ने ठीक वैसा ही किया और जब थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने उसी पुराने झोपड़ीदार घर में थे। ये देख रेखा ने चंदन से पूछा, भैया, हम इतनी जल्दी अपने घर कैसे पहुंच गए? तो चंदन ने कहा, अरे मेरी बहन, तो चिंता मत कर, अब तेरा भाई आ गया है ना, और अब हम लोग बहुत अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। चंदन ने अपनी बहन रेखा को खाना पीना खिलाया और उसे आराम करने को कहा और फिर थोड़ी देर के बाद चंदन अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकल गया। वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। फिर उसने बेताल को हाजिर किया और बेताल से कहा, बेताल, मैं अब इस गांव को छोड़कर शहर में अपना खुद का व्यापार खोलना चाहता हूँ और साथ ही मैं पूरे शहर में अपनी जान पहचान बनाना चाहता हूँ। तो बेताल ने कहा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चंदन ने कहा, बहुत बढ़िया, तो हम कल ही शहर के लिए निकलते हैं। और फिर दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद चंदन ने रेखा से कहा, बहन, मैं अभी काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तो तुम घर पर ही रहना। इतना कहकर वो अपने घर से बाहर निकल गया। चंदन अपनी बहन को लेकर चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने बेताल की मदद से उस घर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनवा रखा था। चंदन बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर बेताल को आवाज देता है और बेताल उसके सामने हाजिर हो जाता है। इसके बाद बेताल की मदद से दूसरे शहर पहुंच जाता है। चंदन ने बेताल से कहा, देखो, तुम मेरे लिए एक अच्छे से मकान की तलाश करो। बेताल ने कहा, ठीक है, आप इधर ही रुकिए। इसके बाद चंदन पास के ही चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगता है। वहां पर 2-3 आदमी बैठे हुए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमारे इस शहर में नारायण वस्त्रालय वाला बहुत घमंडी है साला, 1 रुपए भी कम नहीं करता कपड़ों में। तो दूसरे आदमी ने कहा, अरे भाई, घमंड क्यों ना करे, वो इस पूरे शहर में सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान तो उसी की है, तो जाहिर सी बात है वो इस पर घमंड तो करेगा ही। तो पहले वाले आदमी ने कहा, अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले उसके कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी,
लेकिन धीरे धीरे अब उसने रद्दी कपड़े रखने शुरू कर दिए, लेकिन दाम कम होने के बजाय महंगे होते जा रहे हैं उसके। सच कह रहा हूँ, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते ना तो मैं भी कपड़ों की दुकान खोलता, क्योंकि इस पूरे शहर में केवल एक ही इतनी बड़ी कपड़े की दुकान है। और भाई सच कह रहा हूँ, अगर किसी ने इस शहर में ना इतनी बड़ी कपड़ों की दुकान खोल ली तो उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। ये सुनकर चंदन का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। थोड़ी देर के बाद ही बेताल उसके सामने खड़ा था। बेताल ने चंदन से कहा, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा मकान देखा है। चंदन ने कहा, ठीक है, तुम मुझे उसके मालिक के पास लेकर चलो। चंदन ने काफी अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। उसके बाद वो उस मकान के मालिक के पास गया और कहा, भाई साहब, मैंने सुना है कि आप ये मकान बेच रहे हो। पहले तो उस मकान मालिक ने चंदन को ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, जी हाँ हाँ, लेकिन इस मकान की कीमत बहुत ज्यादा है। तो चंदन ने कहा, अरे आप पैसों की चिंता मत करो, आप जितना दाम बोलोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। चंदन ने पैसों से भरा एक बैग अपने हाथ में ले रखा था। उसके बाद उस मकान मालिक ने जितना भी दाम बोला, चंदन ने बैग में अपना हाथ डाला और पैसों की गड्डी उसके सामने रख दी और कहा कि जो भी कागजी काम हो आप मुझे वो जल्द से जल्द पूरा करके ये मकान मुझे दे दीजिए। मकान मालिक खुशी से बोला, अरे आपको इस मकान के पेपर्स कल शाम तक मिल जाएंगे। उसके बाद चंदन वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसने खाना खाया और अपनी बहन से कहा, बहन, अब से हम इस गांव में नहीं रहेंगे क्योंकि मैंने शहर में एक मकान खरीद लिया है। ये सुनकर रेखा हैरान हो गई और उसने चंदन से कहा, लेकिन भैया आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो चंदन ने कहा, बहन, जब तू यहाँ नहीं थी तो मैंने ये मकान बेचकर जो पैसे मिले उन पैसों से मैंने शहर में एक मकान खरीद लिया है और अब वक्त आ गया है कि इस झोपड़ी को खाली करके हम शहर में रहें। इसके बाद दूसरे दिन दोनों भाई बहन शहर जाने वाली बस पर बैठ जाते हैं और कुछ ही समय में वो लोग अपने उस आलीशान मकान के सामने खड़े होते हैं। रेखा ये देखकर हैरान थी कि इतना आलीशान मकान उनका ही है। मकान में अंदर दाखिल होने के बाद उन्हें कई सारे बड़े बड़े कमरे दिखाई देते हैं। बेताल ने पहले से ही उन कमरों को सजा रखा था। फिर चंदन ने रेखा से कहा, बहन तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। उसके बाद चंदन घर से बाहर आ गया और उसने बेताल को बुलाया। बेताल के आने के बाद चंदन ने कहा, देखो बेताल, मैं इस शहर में बहुत बड़ा कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो बेताल ने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। इसके बाद चंदन ने बेताल की मदद से उस शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान खोल ली और कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई, क्योंकि वो बहुत कम दाम में और बहुत अच्छे कपड़े बेचता था। समय के साथ साथ अमीर लोगों में चंदन का भी नाम आने लगा। चंदन को अपनी बहन की शादी करने की चिंता होने लगी तो उसने ये बात बेताल से बोली। तो बेताल ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही अच्छे घर में आपकी बहन का रिश्ता देखता हूँ। और फिर कुछ ही दिनों में उसने बेताल की मदद से बहुत ही अच्छे घर में अपनी बहन की शादी करवा दी। अब वो सुकून से अपनी जिंदगी बिता रहा था। इसी तरह 6 महीने बीत गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था और चंदन ने भी शादी कर ली थी। दिन पर दिन चंदन का काम बहुत अच्छा चलने लगा था और अब तो अलग अलग राज्यों से व्यापारी कपड़े के सिलसिले में चंदन के पास आते और उससे काफी अच्छी कीमत में कपड़े खरीद लेते। लेकिन ये सब नारायण को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कई सालों से अपनी इस दुकान को चला रहा था। लेकिन जितने कम समय में चंदन ने सफलता की ऊंचाइयों को पा लिया, वो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जो व्यापारी उससे माल लेते थे अब वो चंदन के पास जाने लगे थे। साथ ही उसके ग्राहक भी बहुत कम हो गए थे और इसका बदला लेने के लिए नारायण ने एक दिन चंदन की जान लेने की सोची। ये उसी रात की बात है जब चंदन अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में आराम से चैन की नींद सो रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो 2 लोग मुंह पर कपड़ा बांधे उसके सामने खड़े थे। ये देख चंदन को समझते देर न लगी
कि ये लोग जरूर कोई चोर हैं। तभी दूसरे चोर ने पहले चोर से कहा, अरे उस्ताद, इसकी बीवी को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब जल्दी से इसको भी मौत की नींद सुला देते हैं। ये सुनकर चंदन को एक पल के लिए जैसे झटका सा लगा, और जब उसने अपने बगल में अपनी बीवी की तरफ देखा तो चंदन की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उन चोरों ने उसकी बीवी का सर उसके शरीर से अलग कर दिया था। चंदन ने तुरंत बेताल को आवाज लगाई, लेकिन चंदन ये देखकर हैरान हो गया कि उसके लाख आवाज देने पर भी बेताल उसके सामने जाहिर नहीं हुआ। तभी चंदन को याद आया कि वो अभी अपवित्र है, क्योंकि उस रात वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तर हुआ था। अब चंदन सोचने लगा कि अगर जल्द ही मैंने कुछ नहीं किया तो ये लोग भी मुझे जान से मार देंगे। तभी चंदन ने पूरी ताकत से उस चोर को एक लात मारी जो उसकी छाती पर बैठा हुआ था। उन दोनों चोरों के हाथ में धारदार चाकू था। चंदन किसी तरह बस अपने बाथरूम तक पहुंचना चाहता था ताकि वो जल्दी से नहाकर बेताल को बुला सके। उसका बाथरूम उसके कमरे के थोड़ी ही दूरी पर था। इसके बाद चंदन ने किसी तरह दोनों चोरों को धक्का दिया और उनको कमरे में बंद करके बाथरूम की तरफ भाग निकला। वहां पहुंचने के बाद चंदन ने अपने ऊपर पानी डाला और तुरंत बेताल को हाजिर किया। बेताल के हाजिर होने के बाद उसने बेताल से तुरंत कहा, इन दोनों चोरों को मौत के घाट उतार दो, क्योंकि इन्होंने मेरी बीवी को मारा है और अब ये मेरी भी जान लेने के लिए आ रहे हैं। बेताल ने इतना सुना ही था कि तभी उन दोनों चोरों को पता नहीं क्या हुआ। दोनों एक दूसरे को ही चाकू मारने लगे और आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे का गला काटकर उधर ही मर गए। उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, लेकिन चंदन एक कोने में बैठकर बस जोर जोर से रोए जा रहा था। ब्रह्म बेताल उसके सामने खड़ा था और चंदन ने बेताल से पूछा कि ये सब किसने किया है। तब बेताल ने कहा, ये नारायण ने किया है। ये वही नारायण था जिसकी कपड़ों की सबसे बड़ी दुकान थी और वो चंदन से जलन रखने लगा था, क्योंकि चंदन की वजह से उसकी पूरी दुकान जैसे ठप हो गई थी। ये सुनकर चंदन को बहुत गुस्सा आया और उसने बेताल से कहा कि मैं उसे जान से मार दूंगा। तो बेताल ने कहा, आप मुझे हुक्म दो, मैं उसे अभी जान से मार के आता हूँ। लेकिन चंदन ने कहा, नहीं, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। अरे इसमें मेरी मासूम बीवी की क्या गलती थी जो उस कमीने ने मेरी बीवी को मरवा डाला। थोड़ी देर के बाद बेताल चंदन को लेकर नारायण के कमरे में पहुंच गया। नारायण चैन की नींद सो रहा था। तब चंदन ने बेताल से कहा कि तुम मुझे चाकू दो और यहाँ से चले जाओ, मैं इसे अकेले ही जान से मार दूंगा। इसके बाद बेताल वहां से गायब हो गया और चंदन हाथ में चाकू लिए नारायण की तरफ बढ़ने लगा, जो कि आराम से सो रहा था। चंदन ने जैसे ही उसके ऊपर चाकू का वार किया तो तुरंत नारायण ने अपना हाथ लगा लिया, जिसकी वजह से चाकू सीधा नारायण के हाथ के आर पार हो गया। असल में उस रात नारायण कच्ची नींद में था और जब चंदन उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एहसास हो गया था कि जरूर उसके कमरे में कोई तो है, इसलिए उसने चंदन का ये वार रोक लिया था। नारायण जब चंदन के सामने खड़ा हुआ तो वो उसके मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर और हाइट में भी काफी ऊंचा था, लेकिन फिर भी चंदन के आंखों में गुस्सा और बदला भरा हुआ था। चंदन दौड़ते हुए फिर से चाकू लेकर नारायण की तरफ हमला करने के लिए भागा, लेकिन नारायण चंदन के हाथ से चाकू ऐसे पकड़ लेता है जैसे कोई किसी बच्चे के हाथ से खिलौना पकड़कर छीन लेता है। चंदन के हाथ से चाकू छूटकर सीधा बिस्तर के नीचे गिर गया। अब दोनों में हाथापाई होने लगी। चंदन नारायण के चेहरे पर अपने नाखूनों से खरोच देता है, वहीं दूसरी तरफ नारायण ने चंदन के हाथ में दांत काट लिया, जिससे उसके हाथ से लगातार खून बहने लगा। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद चंदन बहुत थक चुका था, लेकिन नारायण में अभी भी काफी जान बाकी थी। चंदन जमीन पर गिरा हुआ था और नारायण खड़ा होकर उसके पैरों को घसीटकर उसे खिड़की से बाहर फेंकना चाहता था। चंदन ने देखा कि अब वो नारायण से नहीं जीत सकता, तो उसने तुरंत बेताल को बुलाने के लिए आवाज दिया, लेकिन चंदन ये देखकर हैरान हो गया कि उसके बार बार बुलाने पर भी बेताल नहीं आ रहा है। तब उसे याद आया कि नारायण ने उसके हाथ पर दांत काट लिया था, जिसकी वजह से वो नापाकी की हालत में था और बेताल की जैसे कि शर्त थी कि वो केवल पाक साफ होकर ही बेताल को बुला सकता है।
अब चंदन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी नारायण ने चंदन का पैर पकड़ा और उसे अपनी तरफ घसीटने लगा। तभी चंदन की नजर उस चाकू पर गई जो उसके काफी करीब थी। बिना देर किए उसने वो चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया और जैसे ही चंदन नारायण के पास पहुंचा वैसे ही उसने वो धारदार चाकू नारायण के गले के बीचों बीच घुसेड़ दिया और कुछ ही सेकंड में नारायण की मौत हो गई। फिर किसी तरह चंदन उसके घर से भाग गया और सीधा अपने मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचकर वो तुरंत नहाने गया और उसके बाद उसने तुरंत बेताल को आवाज दी। आवाज देते ही बेताल उसके सामने तुरंत हाजिर हो गया। अब चंदन को थोड़ा सुकून मिल रहा था कि उसने अपनी बीवी के मौत का बदला ले ही लिया, लेकिन अब वो इस शहर में नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसने बेताल से कहा कि मुझे अब किसी और शहर में रहना है। बेताल की मदद से वो काफी दूर एक शहर में जाकर रहने लगा। कुछ दिन तो उसके काफी अच्छे से बीते, लेकिन एक दिन जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तब उसे ख्याल आया कि यार मेरे पास तो ब्रह्म बेताल है और मैं उसकी मदद से सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं ये आम लोगों की तरह जिंदगी क्यों बिता रहा हूँ। मेरे जीवन में बिल्कुल सादा सादा सा लग रहा है। अरे अब तो मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ कि अब मैं तो बेताल की मदद से काफी अय्यासियां कर सकता हूँ और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों यही सोच चंदन के लिए काफी बुरी साबित हुई और वो क्या थी वो अब आपको आगे पता चलेगा। इसी तरह एक शाम चंदन टहलने के लिए एक पार्क में गया जहां एक खूबसूरत लड़की वहां पर टहल रही थी। उसे देखकर चंदन के मन में एक शैतानी ख्याल घूमने लगा। उसे देखकर वो वापस चला गया। फिर रात के करीब 11 बजे उसने बेताल को आवाज दी। बेताल उसके सामने हाजिर था। इसके बाद चंदन ने कहा, मैंने आज एक लड़की को पार्क में देखा था और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बेताल ने कहा, तो क्या आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं? तो चंदन ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो उसके साथ बस एक रात बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर बेताल चुप हो गया। तो बेताल ने कहा, अच्छा तो मुझे आगे क्या करना है? तो चंदन ने कहा कि तुम ऐसा करो कि उस लड़की को बेहोश करके आज की रात मेरे बिस्तर पर ले आओ। ये सुनकर बेताल वहां से गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद वो उस लड़की को चंदन के बिस्तर पर लिटा देता है जो कि बेहोश थी और सोते वक्त वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद चंदन ने बेताल से कहा कि अब तुम जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो वापस आ जाना और इस लड़की को वापस छोड़ देना। लेकिन जाने से पहले बेताल एक अजीब तरीके से मुस्कुराता है और वहां से गायब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद चंदन ने उस लड़की के साथ वो सारी चीजें कर ली जो उसके मन में आया। जब उस लड़की को थोड़ा दर्द होने लगा तो तुरंत उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा कि वो एक अनजान कमरे में है। उसके बगल में चंदन लेटा हुआ है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाई और बोली कि कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये सुनकर चंदन तुरंत बेताल को आवाज लगाने लगा, लेकिन चंदन के इतनी बार बुलाने पर भी ब्रह्म बेताल उसके सामने नहीं आया। अब वो लड़की उठी और उसने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं किसकी बेटी हूँ। मैं यहाँ के दरोगा की बेटी हूँ। ये सुनकर चंदन के जैसे खून ठंडे पड़ गए। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी उस लड़की ने उसे एक लात मारी और बाहर से दरवाजा बंद करके उसके घर से भाग गई। अब चंदन दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकामयाब रहा। थोड़ी देर के बाद उसे कमरे में बेताल की आवाज सुनाई दी जो हंस रहा था और उसने चंदन से कहा, तुमने मेरा वचन तोड़ा और तुमने मुझसे नाजायज काम भी करवाया और इसीलिए मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ और अब तेरा वो हश्र होगा कि अब तू जिंदा नहीं बच पाएगा। ये सुनकर चंदन जोर जोर से रोने लगा और वो बेताल से माफी मांगने लगा, लेकिन अब बेताल वहां से चला गया। तभी थोड़ी देर के बाद उसे अपने कमरे के बाहर कई सारे लोगों की आवाज आने लगी। उन्होंने तुरंत वो दरवाजा तोड़ा और चंदन ने देखा कि कई सारे पुलिस कांस्टेबल और वही लड़की एक दरोगा के साथ खड़ी थी। चंदन को यह देखकर समझ आ गया कि यह दरोगा जरूर इसी लड़की का बाप है। दरोगा ने जैसे ही चंदन को देखा उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और चंदन पर गोलियां बरसाने लगा और थोड़ी ही देर में चंदन का पूरा शरीर गोलियों से भर गया था और चंदन की उधर ही मौत हो गई।
इस तरह चंदन की एक छोटी सी गलती ने ब्रह्म बेताल को उससे दूर कर दिया और आखिर में उसकी मौत भी हो गई। दोस्तों, तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।